हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं राजेश पठानिया एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। आज मैं आपको करवाऊंगा रेशो। और रेशो के बारे में ज़्यादातर बच्चों को यही डर रहता है कि बड़े सारे फॉर्मूलेज हैं सर इसमें, लेकिन एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको इस चैप्टर के जो पूरे रेशोज के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, एक भी फॉर्मूला आपको कोई भी याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, समझ के अगर चीज़ करी गई होगी ना तो याद कर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतनी सारी चीज़ें कैसे कोई इंसान याद रखे। तो मैं आपसे कहता हूँ क्लास में बने रहिए, एंड तक बने रहिए। हर एक फॉर्मूला मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट करूंगा कि किस तरह से रेशो किया जाता है। देखो, रेशो जो हम करेंगे इसमें ना चार तरह की रेशो होगी। एक तो हमारी होगी अपना लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये चार पार्ट हैं। इस चार पार्ट्स में बड़े सारे फॉर्मूलेज आएंगे लेकिन मैं नहीं चाहता कि चारों को रेशो को मैं लिखूं और चारों रेशो के फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊं कि इतने सारे रेशो। देखो, हम सिंगल सिंगल करके एक चीज को उठाएंगे, करेंगे सारे, लेकिन देखो अगर इकट्ठा सारा करेंगे तो मन में आएगा सर इतने सारे फॉर्मूले, तो उस चीज को कैसे किया जाएगा। देखिए, मैं सिंपल पहले उठा लेता हूँ लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो के बारे में सबसे पहले हम पूरा अपना पूरा टॉपिक करके उसके दूसरी रेशो में आएंगे। जब आप लिक्विडिटी रेशो कर लोगे उसके बाद मुझे कहिएगा कि सर लिक्विडिटी रेशो के फॉर्मूले अब हमें पूरी तरह से दिमाग में फिट है। तो सबसे पहले मैं आपको करूंगा लिक्विडिटी रेशो। देखिए, सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब क्या। अगर मैं आपको लिक्विडिटी से पहले एक रेशो बताऊं कि रेशो का मतलब क्या। देखिए, रेशो को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो उसको बोलते हैं अनुपात। जैसे मैं मान लूं एक स्कूल में टोटल 30 टीचर्स हैं और उस 30 टीचर्स में से 20 जो है वो मेल टीचर है और 10 जो है वो हमारे क्या फीमेल टीचर है। तो अगर इसका मैं रेशो में अनुपात करूं तो मैं सिंपल लिखूंगा जी टोटल टीचर जो है वो 30 है, उसमें से 20 जो है वो मेल टीचर है, 10 जो है वो कौन सी है फीमेल टीचर। अगर मैं इसकी जीरो कट करूं और इसकी जीरो कट कर दूं तो रेशो का जो अनुपात आया वो है 2:1। ये 2:1 हमें शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर इस स्कूल में एक फीमेल टीचर को रिक्रूट किया गया तो उसके अकॉर्डिंग 2 हमारे क्या है मेल टीचर्स। तो रेशो क्या बनी 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल टीचर्स हैं वो फीमेल टीचर्स के मुकाबले 2 गुना है। तो फिर सिंपल आंसर आएगा। अगर आपसे आप कोई पूछ दे कि आपको पता है कि फीमेल टीचर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे मेल टीचर है उसके 2 गुना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 फीमेल टीचर हैं और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो सिंपल निकल आएगा कि 20 जो है वो क्या निकलेंगे मेल टीचर्स। तो रेशो का ये सिंपल अनुपात है। लेकिन अकाउंटिंग में इसका क्या, देखो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे कि जो कंपनी है ना वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, क्या हमारी कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं उठाई मैंने रेशो लिक्विड रेशो है तो लिक्विडिटी रेशो में सिर्फ लिक्विड की बात करूंगा। तो लिक्विड का मतलब होता है हर वो चीज जो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में, उसको बोला जाएगा लिक्विड रेशो। तो इसका मतलब अपना करें तो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स भी हैं अपना, उसके बाद नॉन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, शेयर होल्डर फंड भी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, सिर्फ लिक्विडिटी रेशो के बारे में, तो मैं सिर्फ बात करूंगा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बारे में। क्योंकि करंट एसेट्स का मतलब वो वाली एसेट्स जो मैं विद इन 12 मंथ अजम्पशन के तौर पे विद इन 12 मंथ किस में कन्वर्ट करने वाला हूं कैश में, तो वो जो चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। तो इसका मतलब मैं किसके बारे में बात करूंगा, सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में। देखो, फॉर्मूला मैं आपको पूरी से समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पिछली क्लास में मैंने बैलेंस शीट में आपको समझाया था कि कौन सी करंट एसेट्स और कौन सी क्या करंट लायबिलिटी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि रेशो आपका पूरा तरह से क्लियर हो, तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपके लिए ले आया हूं कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आ सकती हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कैश हमारे पास पड़ा वो ऑलरेडी लिक्विड है, तो वो हमारी क्या बनी करंट एसेट। जो बैंक में बैलेंस पड़ रखा है वो भी तो हमारा, ये हमारी संपत्ति है। जब एटीएम लगाओ पैसा निकाल लो तो वो कौन सी एसेट, वो हमारी करंट एसेट। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या चीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मान लो मैंने बैंक में पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ मंथ बाद उसको मैं क्या विड्रॉ कर लूंगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, एक फ्लेक्सी अकाउंट है, लेकिन फ्लेक्सी अकाउंट के बारे में अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि उसको करंट इन्वेस्टमेंट्स में जोड़ा जा सकता है। तो सिंपल सी बात ये रही कि मेरा कैश मेरी करंट एसेट है, जो बैंक में मेरा पैसा पड़ा वो मेरी करंट एसेट है, और जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो भी तो मेरा ही पैसा है। 2-4 मंथ में उसको मैं क्या कर लूंगा, रिडीम कर लूंगा, तो मेरी क्या वो करंट एसेट। अच्छा, इसके बाद आया अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट्स को एक और नाम से जाना जाएगा जिसका नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अच्छा, उसके बाद आए डेटर्स। फिर से आपको क्लियर कर देता हूं। अच्छा, मेरी कंपनी है, मैंने क्रेडिट सेल की, मैंने सामान बेचना, तो मैंने सामने वाले बंदे को उधार में सामान बेचा। अब सामने वाले बंदे को जो सामान बेचा तो क्या उससे मैं पैसे चार्ज नहीं करूंगा। अब इस तरह से मैंने कई सारे बंदों को सामान बेचा होगा, तो उन सभी बंदों का मैं नाम क्या रखूंगा, उसको बोलूंगा डेटर्स। तो डेटर जो है, मैंने उनको सामान बेचा, मैंने कहा जी 2-3 मंथ तक ये पैसे आ जाने चाहिए, तो 12 मंथ के अंदर अंदर ये वाले जो डेटर है ये किस में कन्वर्ट होंगे कैश में। तो फिर डेटर भी मेरी कौन सी एसेट हुई, करंट एसेट।
अच्छा, अब उसके आगे आ गया हमारा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी डेटर का ही एक पार्ट है। मान लीजिए कुछ बंदों में से मुझे उन पे भरोसा नहीं था, मैंने कहा जी पता नहीं आप पेमेंट करोगे कि नहीं, मुझे पूरी तरह से एक टाइम चाहिए कि आप 2 मंथ में या 3 मंथ में मेरी पेमेंट कर दोगे। तो एक बिल के ऊपर मैं पूरा लिख के कि ये बंदा इतने टाइम को इतनी पेमेंट करेगा, नीचे उसके साइन, तो वो बिल मैं अपने पास एज ए सिक्योरिटी रिसीव कर लूंगा। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद मुझे पैसे मिलने वाले हैं। तो बिल रिसीवेबल को मैं अपनी कौन सी एसेट ट्रीट करूंगा, कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ में, ये किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, कैश में। तो फिर से बिल रिसीवेबल मेरी कौन सी एसेट आएगी, करंट एसेट। अच्छा जी उसके बाद आ गया हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अच्छा, एक ऐसी इनकम जो आज की तारीख में ड्यू हो चुकी थी, मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से उसे मैं रिसीव नहीं कर पाया, जब वो सामने वाला बंदा मुझे पेमेंट कर नहीं पाया, तो क्या वो इनकम क्या मुझे कुछ दिनों बाद नहीं रिसीव होगी, कुछ दिनों बाद वो पैसा मुझे मिलने वाला है, जो मेरी एक्रूड इनकम है वो मुझे रिसीव होने वाली है। तो उस इनकम को मैं कौन सी इनकम बोलूंगा, हमारी करंट एसेट्स, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। चलिए उसके बाद स्टॉक। और स्टॉक का नाम हम क्या यूज करते हैं सर, इन्वेंट्री। जो मेरी दुकान में, जो मेरे बिजनेस में स्टॉक पड़ रखा है, स्टॉक का मतलब जिस स्टॉक को मैं मार्केट में सेल करने वाला हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा स्टॉक फटाफट मार्केट में जाए और फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में। तो स्टॉक भी मेरी कौन सी एसेट हुई, करंट एसेट। और लास्ट में हमने रखा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब अगर टाइम से पहले कोई भी खर्चा कर दो ना, तो वो हमारी क्या बनेगी, करंट एसेट। वो किस तरह से, देखिए सर, एक तो एक्सपेंस किया और ऊपर से एसेट भी बनी। देखिए मैंने अपनी मोबाइल का रिचार्ज किया जब मैंने रिचार्ज किया तो उसकी पेमेंट मैंने उसी टाइम कर दी। मान लीजिए मैंने 3 मंथ का रिचार्ज किया, तो 3 मंथ तक अब मैं उस सिम को जी कॉलिंग करूं, नेट यूज करूं, कुछ भी करूं, 3 मंथ तक मेरा ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि मैं उसकी पेमेंट कर रखी है मैंने पहले से। तो 3 मंथ तक मैं पूरी तरह से उस चीज का क्या ऑनर हुआ। तो हर वो चीज जिसके ऊपर मेरा पूरा हक है वो मेरी क्या आएगी, एसेट। पर ये एसेट कितने मंथ की, 3 मंथ की। तो फिर ये मेरी कौन सी एसेट कहलाएगी, ये कहलाएगी मेरी करंट एसेट। तो करंट एसेट्स को मैंने फिर से एक बार आपके लिए डिस्क्राइब किया। वैसे बैलेंस शीट में मैंने एक बार पूरी चीजें अपने कर रखी थी, एक बार अगर अपने बैलेंस शीट क्लास नहीं लगा रखी तो एक बार बैलेंस शीट क्लास लगाइए, फिर से आपको एक बार पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। अब करंट लाइबिलिटीज क्या चीज है, देखिए हर वो लाइबिलिटी जिस लाइबिलिटी को विद इन 1 मंथ, अपना 12 मंथ मैं पे करने के लिए क्या तैयार हूं, वो कौन सी लाइबिलिटी, वो कौन सा बोझ आएगा सर पे, वो आएगा कौन सा, करंट लाइबिलिटी। देखिए अब आ गया क्रेडिटर्स। अब मैंने भी कुछ सप्लायर से क्या खरीद रखा होगा, सामान। अब उन सप्लायर से मैंने कहा होगा कि कुछ टाइम बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो जब मैं उन कई सारे सप्लायर से सामान खरीदा होगा तो मैंने उनका नाम क्या रखा, क्रेडिटर। मैंने कहा जी कुछ टाइम बाद आपको पेमेंट हो जाएगी। तो पता है कि कुछ टाइम में, विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के इक्वल रख लो कि 3 मंथ तक मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो क्या ये पेमेंट जल्दी जाने वाली पेमेंट नहीं है, तो इसको कौन सा बोझ कहूंगा, इसको कहूंगा कौन सा, करंट लाइबिलिटी वाला बोझ। अच्छा जी, फिर वही चीज आ गई, जैसे मैंने डेटर्स को कहा था कि यार मुझे आपके भरोसा नहीं है, मैं लिख के ले रहा हूं आपसे कि 3 मंथ बाद पैसा दे दीजिएगा। उसी तरीके से सप्लायर ने मुझे कहा कि नहीं सर आप भी लिख के दीजिए अब कि इतनी तारीख तक आप पैसा दे दोगे। मैंने लिख के पूरा दे दिया, नीचे अपने साइन, और बिल जो है सो उनको पे कर दिया एज ए सिक्योरिटी। तो बिल पेबल जो है उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ कि मैं 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद आपको पैसे देने वाला हूं। तो बिल पेबल मेरे ऊपर कौन सा बोझ हुआ, करंट लाइबिलिटी वाला बोझ। उसके बाद आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ड्यू बट नॉट पेड। देखिए आज तारीख आ चुकी थी उसको पे करने की, लेकिन किसी वजह से मैं वो एक्सपेंस जो है उसकी पेमेंट कर नहीं पाया। तो क्या मैं कुछ दिनों बाद उसकी पेमेंट करूंगा नहीं, तो ये वाला बोझ तो मेरे सिर पर बोझ ही है, पर मुझे पता है कुछ दिनों बाद मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो फिर ये वाला बोझ मेरा कौन सा बोझ हुआ, ये हुआ हमारा करंट लायबिलिटी वाला बोझ। उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए समय से पहले कोई भी इनकम अगर मेरे पास आ जाए ना, तो उल्टा मेरे लिए क्या बोझ क्रिएट करेगी। सिंपल सी बात मान लीजिए मेरा टीचिंग का जैसे काम है, कोई बच्चा मुझे एडवांस में फीस दे जाए तो मेरी तो इनकम कौन सी बनी, इनकम रिसीव्ड इन क्या, एडवांस। अब मेरे सर पे एक बोझ रहेगा कि यार ये बंदा मुझे पैसे तो दे चुका है एडवांस में, अब इसके बदले मुझे इसका ना काम तो करना ही पड़ेगा। तो उल्टा मेरे सर पे क्या बना, बोझ। जब तक मैं उसको पूरी तरह से टीचिंग दे ना पाऊं, उसकी फीस के इक्वल उसका काम कर ना पाऊं, तब तक वो मेरे सर पे क्या रहेगा, बोझ। तो समय से पहले अगर कोई भी इनकम आ जाए तो उल्टा हमारे सर पे क्या होगी, वो बोझ। तो लास्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन, अगर हम बैंक से शॉर्ट टर्म लोन चार्ज करें और बैंक से कहें जी हमें शॉर्ट टर्म लोन दे दीजिए, कुछ विद इन 2 मंथ, 3 मंथ आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, तो फिर वो वाली लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी आएगी, वो आएगी हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए फिर से मैंने आपके लिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी पूरी तरह से डिस्क्राइब किए। क्योंकि हम लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे हैं तो इट मींस हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बाहर नहीं जाएंगे। तो करंट एसेट्स भी क्लियर, करंट लाइबिलिटीज भी क्लियर। अब इसमें 3 तरह की रेशियो, अब फॉर्मूला लिखना कैसे बनेगा। देखिए फॉर्मूला बना, एक उन्होंने पूछा करंट रेशियो, CR मैंने लिखा करंट रेशियो,
उसका दूसरी रेशो को लिखा लिक्विड रेशो, तीसरी रेशो मैंने एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, और एक रेशो और यूज की मैंने वर्किंग कैपिटल। देखिए चारों रेशो को मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए सर सबसे पहले तो हम लिक्विडिटी रेशो कर क्यों रहे हैं। देखिए हम ना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोलते हैं ना, जब हम करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं तो इट मींस हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में मेरी कंपनी किस कंडीशन पे है, मतलब करना क्या चाहते हैं, लायबिलिटीज को सर पे क्या है, बोझ। तो अब हर बंदा चाहता है कि सर से बोझ हटे। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी के बोझ को यहाँ पे देखूं तो मेरे उस करंट लायबिलिटी के बोझ को मेरे सर से हटाएगा कौन, वो हटाएगा मेरा क्या, करंट एसेट्स। लिक्विडिटी से बाहर जाएंगे नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि मैं कितना कैपेबल हूं, मेरी कंपनी कितनी कैपेबल है, किसको पे करने के लिए, करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। अच्छा इस करंट लायबिलिटी को मैंने 3 रेशो में लिखा। मैंने पहले रेशो यूज की करंट रेशो, फिर रेशो की लिक्विड रेशो, फिर क्या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। देखो सिंपल तौर से अगर समझना हो, कंपनी की पूरी तरह से अच्छी कंडीशन, थोड़ी सी बुरी कंडीशन, और उसके बाद क्या और बुरी कंडीशन। अगर ये 3 कंडीशनों में हम लिक्विडिटी के रेशियो को समझें तो हम समझेंगे कि अगर कंपनी को थोड़ा सा बुरा टाइम भी आ जाए या कुछ ऐसा, कुछ कोई भी ऐसी इमरजेंसी कुछ ऐसा आ जाए, तो क्या हम करंट लायबिलिटी पे करने में कितने कैपेबल हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं करंट रेशो पे। देखिए करंट रेशो में एक तो हमने चीज सीखी कि लिक्विडिटी रेशो का मतलब है कि कोई भी फॉर्मूला आए हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने में क्या कितने कैपेबल हैं। तो मैंने तीनों रेशोज के नीचे क्या लिखा, करंट लायबिलिटी, चाहे वो करंट रेशो, चाहे वो लिक्विड रेशो, चाहे वो क्या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। तीनों रेशोज में हम पता करेंगे कि करंट लायबिलिटी को पे करने में हम क्या कितने कैपेबल्स हैं। चलो जी सबसे पहले चलते हैं करंट रेशो के पास। तो जो मैंने करंट रेशो लिखा तो इट मींस ऊपर कौन सी रेशो यूज करूंगा, ऊपर कौन सी एसेट्स लूंगा, तो मैं लूंगा करंट एसेट्स। जब मैं लिक्विड रेशो की बात करूंगा तो ऊपर एसेट्स भी कौन सी लूंगा, लिक्विड एसेट्स। और जब मैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो की बात करूंगा तो मैं एसेट्स भी कौन सी लूंगा, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। अब हमने समझना क्या, अब समझे, देखो करंट लायबिलिटी तो सभी तीनों फॉर्मूले में सेम। देखो ये करंट रेशो पूछा तो ऊपर करंट एसेट्स आई, लिक्विड रेशो पूछा तो ऊपर लिक्विड एसेट्स आई, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो पूछा तो एब्सोल्यूट क्या लिक्विड एसेट्स आई। और मैंने ये आपको पहले से बता रखा है कि जो चीज आपसे पूछी जाएगी वो ऊपर रखी जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, तो आपने कहा था कि सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछा है तो ऊपर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे क्या हमारी नेट सेल मल्टीप्लाई बाय क्या 100। यहाँ पे करंट रेशो तो ऊपर कौन सी एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड रेशो तो ऊपर कौन सी लिक्विड एसेट्स, और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो तो ऊपर कौन सी एसेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। अब सिर्फ हम इतना समझना है कि करंट एसेट्स क्या चीज है, लिक्विड एसेट्स क्या चीज है, और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या चीज है। उसके बाद लास्ट में आपको मैं वर्किंग कैपिटल करवाऊंगा। चलिए चलते हैं। देखिए करंट एसेट्स तो पूरी तरह से समझ ही चुके हैं, करंट लायबिलिटी भी पूरी तरह समझ चुके हैं। इन सभी करंट लायबिलिटीज का टोटल करके आप करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में फिट कीजिए। अब हमें समझना है कि करंट एसेट्स क्या चीज है। तो देखिए मैं पूरी जितनी भी मेरी करंट एसेट्स हैं, अगर इन सभी का मैं टोटल कर दूं तो करंट एसेट्स को ऊपर रखूंगा। एक नॉर्मल तरीके से अगर मैं बताऊं कि रेशियो में हमने करना क्या, मान लीजिए मेरी ना करंट एसेट्स ना 2 लाख रुपए, मेरे पास करंट एसेट कितनी पड़ी है 2 लाख, और मेरे सर पे जो बोझ ना करंट लायबिलिटी का वो है 1 लाख। तो सिंपल सोचिए 2 लाख और 1 लाख। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि करंट एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स मेरे पास पड़ी है कितनी 2 लाख की, मैंने 2 लाख लिखा, और करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख की। जब मैं 0 को कट करूंगा तो रेशो आई 2:1। इस रेशो का मतलब है कि अगर मेरे सर पे बोझ है 1 रुपए का तो मेरे पास करंट एसेट्स में कितना पड़ा हुआ है 2 रुपए। तो इसका मतलब ये एक आइडियल कंडीशन मानी जाएगी, मतलब बड़ी अच्छी कंडीशन है कि हाँ वाकई अगर सर पे बोझ है 1 रुपए का तो उस बोझ को पे करने के लिए मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, पूरे क्या 2 रुपए। तो इसको एक आइडियल कंडीशन क्या माना जाएगा। चलिए अब करते हैं हम, लो करंट एसेट तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला करंट रेशो का, करंट एसेट अपॉन क्या करंट लायबिलिटी। तो ये तो याद ही नहीं करना आपने। अगर करंट रेशो पूछा, लिक्विड रेशो पूछा, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, तीनों रेशोज में नीचे क्या है करंट लायबिलिटी। अब आप आ जाओ करंट रेशो में, याद क्या करना, ऊपर क्या करंट एसेट्स, लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, ऊपर क्या एब्सोल्यूट क्या लिक्विड एसेट्स। अभी समझना सिर्फ इतना है कि लिक्विड रेशो का मतलब क्या और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का मतलब क्या। पहले मैं एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं, मैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो आपको पहले करवा देता हूं। देखो एब्सोल्यूट लिक्विड का मतलब जिस चीज को लिक्विड में करने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी किसमें है लिक्विड में। तो मुझे बताइएगा जो हमने करंट एसेट्स लिखी, इन करंट एसेट्स में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी लिक्विड में है। देखिए क्या कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्या ये ऑलरेडी लिक्विड में नहीं है। देखिए डेटर को उससे पैसे मांगने जाएंगे कि यार पैसे दो, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर बिल रिसीवेबल भी बोलेंगे कि टाइम आएगा तभी लिक्विड हो पाएंगे,
उसके बाद एक्रूड इनकम भी, स्टॉक भी, प्रीपेड भी। स्टॉक देखो, प्रीपेड तो हो चुका है, एक्सपेंशन क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, क्या उसके बदले में लिक्विड आएगा, क्या कैश आएगा वापस? नहीं। तो इसलिए हमने माना क्या कि जो करंट एसेट्स हैं उसमें से 3 जो हमारी एसेट्स हैं वो पूरी तरह से लिक्विड हैं, जिनको लिक्विड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कैश ऑलरेडी क्या, लिक्विड। एटीएम लेके जाओ, बैंक से पैसे निकलो, लिक्विड। करंट इन्वेस्टमेंट हमारी क्या, उसको क्या बेचने कुछ करना नहीं, सीधा वो किस में कन्वर्ट होने वाली है, कैश में। तो बाकी जितनी बची उसके लिए कोई टाइम लगेगा, हाँ टाइम में कुछ हमारे पास क्या पैसा आएगा। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स तो पूरी तरह से क्लियर। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में से 3 चीजें आएंगी, कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब बोलेंगे सर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका भी तो टाइम है कि 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद आएगा। मैंने आपसे कहा ना कि एक फ्लेक्सी अकाउंट है, उसके बारे में अलग से एक क्लास बनाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब सीधा मान लीजिए कि जब आप चाहो उस पैसे को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। ऑलरेडी किसमें बन जाएगा, लिक्विड में। तो चलिए अब बना सिर्फ क्या, लिक्विड एसेट। अभी आपने समझना सिर्फ लिक्विड एसेट्स के बारे में। सर लिक्विड एसेट्स क्या चीज है? देखिए, जब हम रेशियो ही लिक्विडिटी कर रहे हैं तो फिर फर्क ही क्या बचा? तो क्या सर ये लिक्विड एसेट्स नहीं है सारी? देखिए, कुछ टाइम ऐसा जब मैंने आपसे कहा कि पूरा वक्त सही, तो सारी करंट एसेट्स मेरा साथ देंगी, किसको पे करने के लिए, करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। पर जब मैंने लिक्विड रेशियो लिखा तो हमने कहा सर ऊपर हमने लिक्विड एसेट्स लिख दी, तो क्या ये लिक्विड नहीं है? नहीं, हाँ तो है, तो ये सारी लिक्विड ही है, कुछ टाइम बाद लिक्विड में होंगी। लेकिन एक चीज का मुझे अपना आंसर दीजिए, जब मैंने यहाँ पे लिक्विड एसेट लिखा तो मैं आपको एक छोटा सा रीजन दूंगा जो आपको बताएगा नहीं वाकई में ये लिक्विड एसेट्स हैं। देखिएगा, देखिए, कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेटर, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, यहां तक जो मैंने करंट एसेट्स लिखी, आपको पता इन वाली चीजों से डायरेक्ट हमें अगला स्टेप क्या मिलेगा, सिर्फ कैश का। कैसे? कैश तो ऑलरेडी लिक्विड, बैंक ऑलरेडी लिक्विड, करंट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लिक्विड। अच्छा, डेटर से क्या मांगने जाओगे, पैसा, ठीक है, लिक्विड। बिल रिसीवेबल से भी डायरेक्ट स्टेप में क्या मांगा जाएगा, पैसा। एक्रूड इनकम भी क्या, देखो ड्यू हो चुकी है इनकम, पैसा मिलने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या, पैसा मिलना। अब स्टॉक और प्रीपेड में क्यों नहीं आई हमारी लिक्विड एसेट्स में? 2 तरह की एसेट, एक स्टॉक और एक क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। ये हम लिक्विड एसेट्स में नहीं लेंगे। कारण देखिए, स्टॉक जो है उसके बीच में एक और स्टेप आएगा। अगर मैं स्टॉक को सेल करूं तो मुझे नहीं पता कि क्या वाकई में वो कैश में सेल हो पाएगा कि नहीं। हो सकता है कि जब मैं स्टॉक को सेल करूं तो सामने वाला बंदा कहे कि नहीं सर कुछ टाइम बाद में आपसे पैसे लूंगा, अपना पैसे दूंगा। तो देखिए एक स्टेप बीच में और आ गया। जब मैंने स्टॉक उधार में सेल किया तो सामने बन गया क्या, डेटर। तो डेटर के बाद क्या आएंगे, पैसे। तो स्टॉक के बाद एक स्टेप आ गया, कौन सा, डेटर वाला। तो स्टॉक सीधा कैश में कन्वर्ट मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं। तो इसी वजह से उसके बीच में नेक्स्ट एक स्टेप आया, उस वजह से मैंने इसको लिक्विड में नहीं लिया। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। देखो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि आप कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, यानी कि आप पैसा दे चुके हो, तो इसका मतलब आपको बदले में सर्विसेज ही मिलेंगी, यानी कि आपको लिक्विड तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से लिक्विड उसमें हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो लिक्विड रेशियो का सिंपल मतलब है तो ये सारे लिक्विड एसेट्स हैं। तो मैंने कहा पर इनके बीच में एक स्टेप आया, ये सीधा या स्टॉक सीधा क्या कैश में कन्वर्ट हो नहीं हो इसके बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है डेटर से ही बने। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी करंट एसेट उठा लो तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर अगले स्टेप में कोई चीज आ सकती है। डेटर बन चुके हैं, डेटर के बाद उनसे क्या लिया जाएगा, पैसा। और उसके बाद अपना कैश, बैंक ऑलरेडी है ही है, बिल रिसीवेबल भी क्या बन चुका है, उसके बाद क्या आने वाला है हमारे पास, कैश। तो ये ऑलरेडी क्या लिक्विड है। तो इसलिए सिंपल याद रखिए, जब भी आपसे लिक्विड रेशियो पूछी होगी आप कहोगे सर लिक्विड एसेट्स में कौन सी एसेट्स आएंगी, सिर्फ दो करंट एसेट्स को छोड़ के, कौन कौन सी, स्टॉक और प्रीपेड। अब हमें रीजन भी पूरा बता, अगर हमसे कोई पूछ भी ले कि लिक्विड है तो सारी लिक्विडिटी, फिर आपने यहाँ पे सिर्फ लिक्विड एसेट्स क्यों ली, हम उनको रीजन बताएंगे पूरा कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए इस समय पूरी तरह से लिक्विड क्यों नहीं है। तो मेरे हिसाब से तीनों रेशियोज को मैंने आपके लिए क्लियर किया। लास्ट में आपकी बची क्या, वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल तो वैसे एक पूरा चैप्टर है, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि इतने बेसिक लेवल से समझाऊं कि वर्किंग कैपिटल जो है वो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखिए है तो ये मतलब एग्जांपल मैं अपनी लूंगा, लेकिन फिर कभी पूरा एक बेसिक अपना एक लेक्चर बनाऊंगा जिसके ऊपर वर्किंग कैपिटल को पूरा मैं क्या इलेबोरेट करूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सिंपल हमें याद है कि सर करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दो, करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। तो सिंपल मुझे बताइए कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट। याद करने के लिए तो बिल्कुल इजी है कि सर हम लिक्विडिटी रेशियो में चल रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब काम चलाऊ पूंजी की, काम करने के लिए क्या हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। क्योंकि हम काम चलाऊ में आ रहे हैं तो उसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बाहर जाएंगे नहीं, तो हमने समझ सिंपल याद कर लिया कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस क्या, करंट लायबिलिटी। पर यहाँ पे एक छोटी सी चीज मुझे बताइएगा, क्यों मैंने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस की। एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, पूरी करंट एसेट्स नहीं लूंगा,
ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, लेकिन फॉर्मूला मैं आपको आपके दिमाग में फिट करूंगा। देखिए मुझे समझाइएगा। मान लीजिए आप ही ने कहा कि मान लीजिए आपने अपने घर वालों से कहा कि पिताजी हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे ना उस बिजनेस को करने के लिए 50,000 की कैश की रिक्वायरमेंट है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक तो आप मुझे 50,000 दे दीजिए, और एक ना मुझे ना स्टॉक की जरूरत है 2 लाख की। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप खुद सामान बनाओगे, लेकिन आपने अपनी एक जो कहते हैं ना पूरा प्रोजेक्ट आपने रख दिया कि 50 इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक तो आप मुझे कैश दे दो 50,000 का, और 2 लाख का मुझे मटेरियल भी चाहिए, यानी कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है। तो सिंपल अगर मैं आपसे कहूं तो आपका कहने का मतलब है कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए, अपने काम चलाओ के लिए आपको चाहिए 250। मुझे बताइए क्या कैश आपकी एसेट है? हाँ जी आपके पास है, आपको मिलेगा, आपके पिताजी से मिलेगा, कोई लोन नहीं लिया आपने, ठीक है, कैश आपकी करंट एसेट। अच्छा फिर आपने 2 लाख का स्टॉक भी मांगा, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस, चाहे फिनिश्ड गुड्स, कुछ भी हो, तो आपने 2 लाख का स्टॉक भी मांगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बिजनेस को काम चलाऊ करने के लिए आपने 2,50,000 की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखी। तो 250 हमारा क्या है? वर्किंग कैपिटल। चलिए यहां तक तो बिल्कुल ठीक था। अगर मैं सिर्फ इतनी बात कहूं कि मुझे 50,000 का कैश और 2 लाख का क्या चाहिए? स्टॉक, तो मुझे वर्किंग कैपिटल कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी? मुझे अपना बिजनेस रन करने के लिए कितनों की जरूरत है? 250 की। यहां मैं वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं, नॉन फिक्स एसेट्स और अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी काम चलाओ के लिए। क्योंकि लगातार जब काम चलेगा तो पेमेंट्स भी करनी पड़ेगी, विद इन 12 मंथ क्या पैसे भी आएंगे। वर्किंग अपना ऑपरेटिंग साल 12 मंथ से ज्यादा उसकी क्लास अलग से, लेकिन अब मैं आपसे बात करूं सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो आपने कहा जी सर 50 और 2 लाख का मेरे पास स्टॉक, तो मेरी वर्किंग कैपिटल, मेरा काम चल पड़ेगा 250 से, तो आपकी वर्किंग कैपिटल 250। फिर आपसे आपके पिताजी ने कहा कि देखिए 250 ना, इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मुझसे ना पूरी नहीं हो पाएगी, इस समय ना मेरे पास सिर्फ 150 है। तो ऐसा कर, जो 2 लाख का स्टॉक परचेज करने की तो बात कर रहा है ना, जिससे तू परचेज करेगा उससे क्या है कि यार कि मेरा ये सारा जो प्रोजेक्ट है विद इन 1 मंथ ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं तेरे को 1 लाख कैश दे देता हूं, और 1 लाख का जो है ना तू थोड़ा सा मेरे पास क्या उधार कर ले। तो मैंने कहा जी ठीक है। अब जिस सप्लायर से मैं जाऊंगा उससे मैंने कहा जी 2 लाख का मुझे सामान चाहिए, 1 लाख की पेमेंट ले लो, और 1 लाख की क्या आप रहने दो, कुछ मंथ बाद जब मेरा ये वाला साइकिल कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मुझे बताइएगा कि अब आपको अपने पापा से या पिताजी से कितने पैसे की जरूरत है? आप कहेंगे सर 50,000 तो हमने कैश बोल ही रखा था, 2 लाख हमने उनसे कहा था जी हमें मटेरियल दे दीजिए, तो उन्होंने कहा था जी 1 लाख ले लीजिए, 1 लाख जो है ना वो उनसे उधार कर लीजिए। तो जब उनसे हमने उधार किया तो वो कौन सी लायबिलिटी बनी? वो हमारी करंट लायबिलिटी। अब अपने अगर दिमाग में कैलकुलेशन की होगी तो सिंपल सी बात है, आपको आपके पिताजी से वर्किंग कैपिटल काम चलाऊ पूंजी के लिए कितने पैसे मिले? आपको मिले 50,000 का कैश और 1 लाख की क्या आपका स्टॉक मिला। फिर आप कहेंगे सर 1 लाख का स्टॉक ठीक है मिल गया, लेकिन स्टॉक 2 लाख का आया। अब सिंपल एक चीज समझिएगा, दिमाग में कैलकुलेशन अगर करी जाए तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टोटल पैसे लगे कितने? हमें लगे 150। कैसे? मान लीजिए 50,000 का मेरे पास क्या आया? कैश आया, इसमें अपनी करंट एसेट बोलूंगा, और उसके बाद स्टॉक तो मेरे पास आया तो टोटल टू कितने का? 2 लाख का। क्योंकि स्टॉक आया तो 2 लाख का, चाहे उसमें कैश का आया हो चाहे क्या उधार से आया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 250 की वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए ताकि मैं इस बिजनेस को रन कर सकूं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, क्या आपको 1 लाख अभी देना पड़ा? क्या नहीं, 1 लाख आपके सर पे क्या था? बोझ। तो उस बोझ को मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि वो पैसा मैंने अभी देना ही नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 लाख बीच में से क्या माइनस किया। तो इसकी वजह से मुझे मेरे पिताजी से 50,000 मिले, और स्टॉक के कितने मिले? 1 लाख। 1 लाख तो उधार है, पर स्टॉक तो 2 लाख का आया, तो मैं अपनी करंट एसेट तो पूरी टोटल करूंगा, 50,000 का कैश और मेरे पास स्टॉक कितना है? 2 लाख का। लेकिन इस 2 लाख में से 1 लाख की मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ी, जो मेरे सर पे क्या बना? बोझ। उस बोझ को मैंने बीच में से क्या किया? माइनस। तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है इस समय? तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कितनी? 1,50,000। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बना? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बना करंट एसेट्स माइनस क्या? करंट लायबिलिटी। अगर सर पे कोई बोझ ही ना होता तो जितनी हमारे पास इसमें करंट एसेट्स वही मेरी क्या होती? करंट एसेट्स, अपनी वर्किंग कैपिटल। तो चलिए मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझा रखा है। अब इसके रिगार्डिंग जो भी सम आप करने वाले हो, मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में मैं कुछ ऐसे सम लेके आऊं जो कुछ शायद आपको टफ लगते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि टफ लगने चाहिए, लेकिन फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी सम हुआ है तो मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, आप ये मत कहिएगा कि सर हमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं, चाहे करंट 3 तरह के फॉर्मूले आएंगे, करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्यूट क्या? लिक्विड रेशो। जब भी आपके लिए करंट रेशो, लिक्विड रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो यूज कर रखा होगा, सिंपल सी बात, तीनों के नीचे करंट लायबिलिटी। क्यों? कि हम चाहते हैं करंट लायबिलिटी पे करने में हम कितने कैपेबल हैं।
तो करंट रेशियो पूछा, ऊपर करंट एसेट, लिक्विड रेशियो पूछा, ऊपर लिक्विड एसेट्स, और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो पूछा तो एब्सोल्यूट क्या, लिक्विड एसेट्स, और लास्ट में एक फॉर्मूला और वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या, करंट एसेट्स और माइनस क्या, करंट लायबिलिटी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे बेहतरीन क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चाहे ये तो इस समय +2 के एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं वही टॉपिक्स उठा रहा हूँ जो बच्चों के इसमें डाउट आ रहे हैं। उसके बाद मैं कंप्लीट बैच आपके लिए लेके आऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको ब्रीफ से पूरी तरह से क्या समझाऊंगा, और कोई भी फॉर्मूला, मानिए कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह से अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा पहले आपको सम करवा दूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास को देखिए, एंजॉय करिए और जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए। एक ही दिन में आपको ये सारा समझ आएगा। ओके।